हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप। मैं फिर से आपको थर्सडे की एक न्यू सीरीज में फिर से आया हूं आपके सामने। मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और जो परिचित हैं उनको बताएं इस इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में। हम आपको बेहतर फैकल्टी कैसे बनते हैं उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके प्लेसमेंट के लिए हम असिस्ट करते हैं, तो आप अपना कैरियर इस फील्ड में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो अब मैं एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है जिसमें एक हम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैन एंड ट्रॉली सिस्टम। इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है मैंने अपने पुराने वीडियो पे एक्सप्लेन किया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल, आप उनको उस वीडियो को देखें कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को यूज कैसे करना है, वो अप्लाई कैसे होता है। और इस वीडियो में मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट एक ट्रॉली है, ये एक स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है या रखी हुई है, और एक पर्सन इसके एक किनारे पे खड़ा हुआ है, और अभी ये पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे है। तो सिस्टम किससे मिलकर बन रहा है? मैन एंड ट्रॉली से लेकर एक सिस्टम बन रहा है। द सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आप चक्के हटा दो और स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक को भी आप रख सकते हो। तो स्मूथ सरफेस पे एक प्लैंक भी हो सकता है या फिर ये ट्रॉली है यहाँ पे। अब हम आगे का जो पार्ट है, जब ये पर्सन इसमें ट्रॉली के ऊपर चलकर, मान लो ट्रॉली के ऊपर ये एल डिस्टेंस चलता है विद द वेलोसिटी वी आर, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे रहेगा? ट्रॉली पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही है कुछ भी वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी क्या होगी इसको हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये जो ट्रॉली है पीछे की तरफ क्यों रिकॉइल हो रही है और इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेशन के लिए मैंने सपोज दिस इज द वाई एक्सिस, और इसको मैं अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस ट्रीट कर लूं, एंड जो मैन है, मैन के मास को मैं यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m ट्रीट कर लेता हूँ, और ट्रॉली के मास को मैंने m2 ट्रीट कर लिया। तो एज यू नो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में x डायरेक्शन पे कितना आएगा? दिस इज x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। So m1 is small m, x1 is 0 plus m2 is capital M into x2 is L divided by small n plus capital N. So position of center of mass will be m into L divided by small n plus capital N. 1 minute, यहाँ पे L by 2 आएगा, so it is m L divided by 2 times small m plus capital N. यहाँ पे मैंने L by 2 क्यों लिखा? ट्रॉली को मैंने यूनिफॉर्म यहाँ पे मान लिया है, और जिसका सेंटर ऑफ मास ट्रॉली का यहाँ पर है C2, और इसकी पोजीशन यहीं पे लोकेटेड है, दिस इज द C1। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे या फिर एक्स डायरेक्शन पे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ये कहाँ पे आ गया? m into L divided by 2 times small m plus capital M के बराबर है। तो समथिंग लाइक अगर मैं देखूं कि भाई इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम किससे मिलकर बना? यहाँ पे ट्रॉली एंड मैन से मिलकर ये सिस्टम बना है। एंड अब ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात। तो जब ये पर्सन ट्रॉली के ऊपर चल रहा है, द सरफेस इज स्मूथ, बट जो ट्रॉली है वो रफ है। तो देखो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा है, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस पे लग रहा है? मैन पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? ट्रॉली के कारण। और ट्रॉली
पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन लगा रहा है? मैन लगा रहा है। तो ये दो फोर्सेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो जब ये पर्सन ट्रॉली पे चल रहा है तो ट्रॉली पर्सन पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि भाई ये अपने जो शूज हैं या फिर जो पैर है वो ट्रॉली पे स्लिप नहीं हो रहे हैं। मतलब ट्रॉली पे जो पर्सन है वो नॉर्मली चल रहा है जैसे चलता है, मतलब स्लिपिंग कहीं पे नहीं है। मतलब इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन फोर्स है, एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। तो ये जो रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, ये पर्सन पे, मैन पे किधर लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है और ट्रॉली पे पीछे की तरफ लग रहा है। और मैंने इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं उसको मैंने आपको एक पिछले वीडियोस में मैंने पूरा बराबर डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं वो प्रॉपर डिफरेंशिएट करते बनेगा। एंड सिस्टम आप किसको ले रहे हैं? तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे, सिस्टम हमने किसको कंसीडर किया यहाँ पे? सिस्टम इज ट्रॉली प्लस मैन। ग्राउंड को मैंने इंक्लूड नहीं किया, सिस्टम का पार्ट यहाँ पे ग्राउंड नहीं है एंड ग्राउंड को मैंने स्मूथ लिया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये हम फोर्सेस की बात कर रहे थे। तो पर्सन पे जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ट्रॉली लगा रही है, ट्रॉली पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है। इसलिए जब ये पर्सन इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन पे चलेगा ट्रॉली के ऊपर तो ट्रॉली क्या होगी? पीछे की तरफ आएगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस सिस्टम पे अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम? सिस्टम किससे मिलकर बना आपका? ट्रॉली प्लस मैन along horizontal direction, along horizontal direction it is 0। तो सिस्टम किससे मिलकर बना आपका? ट्रॉली और मैन। तो मैंने यहाँ पे टी और एम का मतलब टी फॉर ट्रॉली एंड एम फॉर एम, और ये मैंने सिस्टम के लिए यहाँ पे लिखा। तो इस सिस्टम पे, ट्रॉली एंड मैन सिस्टम पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। हम वर्टिकल मोशन की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस पे ट्रॉली रखी हुई है, उसके एक किनारे पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और फिर ये मूव करके आगे की तरफ जाता है। तो सिचुएशन क्या होती है? सो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर इस सिस्टम पे 0 है, इसका मतलब क्या आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिस्टम है इसलिए मैं सेंटर ऑफ मास ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपके दो पार्टिकल हो गए, एक पर्सन एक पार्टिकल ले लिया आपने, एक ट्रॉली एक पार्टिकल ले लिया, तो दो बॉडी हो गई। तो इसलिए मैंने एब्सोल्यूट एक्सीलरेशन नहीं लिखा। पर्सन का एक्सीलरेशन होगा कुछ, ट्रॉली का होगा, बट जो ओवरऑल एक्सीलरेशन है दिस इज m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस टर्म इज 0। So acceleration of center of mass is 0। And one more thing, मैन भी रेस्ट पे और ट्रॉली भी अभी इनिशियली रेस्ट पे है। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज द रफ सरफेस, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका 0 है तो यहां पर से भी दो केस आपके अराइज होंगे। Either velocity of center of mass is constant or velocity of center of mass is 0। तो what is initial velocity of center of mass? It is 0। इसका मतलब जो acceleration है center of mass का, ये भी कैसा आएगा आपका? 0 रहेगा। एक्सीलरेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन मैन एंड ट्रॉली सिस्टम पे ये 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब दो केस आपके पास अराइज हो गए, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका कांस्टेंट रहेगा या 0 रहेगा। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपकी 0 है तो यहाँ पे बाय काइनेमेटिक्स we can say that VCM is equals to UCM plus ACM into T। तो ये टर्म अगर आपका 0 है तो ये VCM is equals to 0। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। मतलब भाई सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। जब सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं कर रहा है तो फिर मैं वेलोसिटी का जो टर्म है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जो टर्म है उसको हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं? देखो,
velocity of center of mass along x direction, it is equals to displacement of center of mass along x direction. And since velocity of center of mass along x direction is 0, so therefore delta x cm is also equals to 0. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास इसका डिस्प्लेस नहीं करेगा. तो अब सिंस सेंटर xcm is equals to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 आप लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा xcm इट इज m1 डेल्टा x1 plus m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 आप लिख सकते हो. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है. क्यों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये पूरा टर्म भी ओवरऑल आपका जीरो हो गया. तो मैं एक टर्म सीधे सीधे लिख दूं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू जीरो. एंड नाउ अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें. m1 इज द मास ऑफ मैन एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन. तो ये जो टर्म लिख रहे हो ना भाई, आप ग्राउंड से देख रहे हो. आपने जो फ्रेम बनाया यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया है. तो अगर इसको आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाया है तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम. तो अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ये जो पर्सन है ये इतना चला है यहाँ पे, दिस इज l माइनस x. और आप राइट साइड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लेते हो तो इट इज l माइनस x प्लस कैपिटल M इंटू ट्रॉली पीछे डिस्प्लेस हो रही है. ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है. या ट्रॉली का सेंटर ऑफ मास x पीछे डिस्प्लेस हो रहा है. सो इट इज माइनस x इज इक्वल्स टू 0. एंड देन अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू स्मॉल m इनटू l डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. इसको सिंपलीफाई कर दो, यू विल गेट दिस रिलेशन. तो ये ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट हो गया पीछे की तरफ. देन अब हम निकालते हैं कि भाई अगर इसकी वेलोसिटी vr है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, मतलब पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियली जहां पर रहेगा, जैसे ये इनिशियल पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की, तो फाइनल पोजीशन भी यहीं पर रहेगी. सो फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज अगेन हियर. मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, ये यहीं पे रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा. और इससे हमने जो ट्रॉली है ये पीछे की तरफ कितनी मूव होकर आई, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. अब हम ये रिकॉइल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस सिस्टम में, तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो. सिंस नेट external force along horizontal direction is zero in which system, in trolley and man system. So we can use conservation of linear momentum principle. यहाँ पे आप conservation of linear momentum principle use कर सकते हो, and that is total initial linear momentum along horizontal direction, and this is equals to total final linear momentum along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इक्वेशन लिखते हैं. तो पहले मैन कैसा है? रेस्ट पे, तो m इंटू जीरो. ट्रॉली कैसी? रेस्ट पे, इसलिए आपने ये लिख दिए. जब ये चल के इधर पे आया तो फिर m इंटू, अभी देखो ये जो वेलोसिटी दी है ना मैन की, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दी है और ट्रॉली पीछे डिस्प्लेस हो रही है या रिकॉइल हो रही है. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की जो वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी आएगी, इट इज vr माइनस v प्लस ट्रॉली पीछे की तरफ जा रही है और ये वेलोसिटी कैपिटल V है विथ साइन, नेगेटिव साइन. हमने क्योंकि राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है. इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज m into vr, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका जीरो हो गया. इसको सिंप्लीफाई कर दो तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M बचेगा. सो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली या रिकॉइल स्पीड ऑफ ट्रॉली. ये पीछे के डायरेक्शन पे यहाँ पे आ रही है. एंड देन इसको आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो भाई,
x is equals to small m into l divided by capital M plus small m, अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन dt is equals to m into dl अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बट dx अपॉन dt ये किसके इक्वल है? दिस v, एंड dx अपॉन dt ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द ट्रॉली। या फिर आप यहाँ पे स्मॉल m एंड dl अपॉन dt इट इज द vr। dl अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो ये टर्म किसके इक्वल है? यहाँ पे vr के इक्वल है डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ट्रॉली की आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन जो बनते हैं अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे होती है? अगर मान लो आपको जो इंटरव्यूअर है या जो डेमो ले रहे हैं उनने ये बोल दिया कि सर अगर हम इसको स्मूथ सरफेस नहीं ले, मैंने मान लो यहाँ पे रफ सरफेस ले लिया, तो क्या अभी हमने ये जो पूरा कैलकुलेशन किया है ये वैलिड है? आंसर इज नो, क्योंकि आपका सिस्टम कौन सा है? ट्रॉली प्लस मैन इज योर सिस्टम। अगर आपने यहाँ पे फ्रिक्शन ले लिया, रफ सरफेस ले लिया, तो ग्राउंड ट्रॉली पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो फिर ये जो हमने लिखा था नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, तो ये वैलिड नहीं होगा। और अगर ये वैलिड नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं है, और जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का जिसको हमने जीरो लिया था वो भी वैलिड नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, आप जब किसी टॉपिक पे डेमो देते हो तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग किस तरह से होती है इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है तो रिटर्न एग्जाम के बाद में जो डेमो लेने वाले हैं या फिर अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर पूछेंगे? जनरली क्या होता है, अगर आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है तो आपकी आंसर की हो सकता है साथ में रखी हो, और फिर आपने किन किन क्वेश्चन को टिक किया है उनके ऊपर आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह का है तो फिर आपसे क्वेश्चन भी या क्रॉस क्वेश्चनिंग भी इसी पार्ट में होगी। तो डेमो के प्रिपरेशन के लिए या डेमो देते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि अगर भी आपका रिटर्न टेस्ट हुआ है तो रिटर्न टेस्ट में आपने जिन क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो टॉपिक आपके बढ़िया से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपका डेमो बहुत बेहतर तरीके से जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस शॉर्ट वीडियो, और मैं फिर से बोलता हूँ भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट्स दें, और हम आपको असिस्ट करेंगे बेहतर फैकल्टी बनाने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें टीचिंग कैसे करनी है। थैंक यू।